जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने जो आज का चैप्टर चुना है उसका नाम है भारतीय कृषि, अर्थात हम आज जानेंगे भारत के कृषि के बारे में। दोस्तों यह जो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक वीडियो में लगे रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि भारत की कृषि पर होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पॉइंट ये याद रखना है कि भारत में 48.9% जो श्रम शक्ति है वो कृषि पर आधारित है। तो कितना प्रतिशत जो श्रम शक्ति है वो कृषि पर आधारित है? 48.9%, या इसको आप लगभग 49% आप मान सकते हैं। क्लियर है? भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, ये जानते ही हैं दोस्तों। और भारतीय कृषि से, कहाँ से? भारतीय कृषि से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में, कहाँ दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय आय में 14% का योगदान जो कि कृषि से होता है। क्लियर है? इसको सीधा सीधा हम ऐसे बोल सकते हैं, भारतीय कृषि से, कहाँ से? भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। क्लियर है दोस्तों? प्रारंभ में कब? शुरुआती तौर पे कृषि के विकास के लिए, किसके विकास के लिए दोस्तों? कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी, क्या? आरआरबी नाम सुने होंगे। और एक है दोस्तों नाबार्ड, क्या? नाबार्ड यानी NABARD। तो 2 पॉइंट याद रखे रहिएगा, NABARD, RD। तो आरआरबी और नाबार्ड कब? प्रारंभ में या शुरुआती दौर पे इन 2 संस्थाओं की स्थापना की गई है। किस लिए की गई? कृषि के विकास के लिए की गई। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीजनल, क्या? रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी का फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक होता है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो नाबार्ड और रूरल का फुल फॉर्म आरआरबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कुछ और भी पॉइंट, जैसे हरित क्रांति के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रश्न बनते हैं हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? हर एक पॉइंट दोस्तों आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। दोस्तों भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में, कब दोस्तों? 1967 में, ये बिल्कुल भी डेट आपको याद रखना है। तो क्या बोले कि भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई। तो प्रथम हरित क्रांति किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। क्लियर है? कब चलाई गई दोस्तों? 1967 में। क्यों चलाई गई? भारत के कृषि के विकास के लिए। क्लियर है? यानी भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा क्या? प्रथम हरित क्रांति चलाई गई। कौन सी क्रांति चलाई गई दोस्तों? हरित क्रांति चलाई गई। क्लियर है? तो पॉइंट माइंड में आपके जरूर से जरूर दोस्तों सेट हो गया है। और यहाँ पूछता है ये प्रथम 1967 में चलाई गई। अगर पूछता है कि दूसरी हरित क्रांति कब चलाई गई थी, तो दूसरी हरित क्रांति दोस्तों 1983 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1983 में। अगर पूछता है ये किस फसल के लिए चलाई गई थी, तो ये चावल के लिए चलाई गई थी। तो चावल आप लोग धान जानते ही हैं ना, तो चावल या धान की फसल के लिए दोस्तों ये दूसरी हरित क्रांति 1983 में चलाई गई थी। क्लियर है? और प्रथम कब चलाई गई थी? 1967 में। किसके द्वारा? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा चलाई गई थी। क्लियर है?
आशा है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं क्या कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव, हरित क्रांति का यानी यही हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव दोस्तों किस फसल पर पड़ी? तो दोस्तों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा दोस्तों? बताइए। गेहूं और चावल। यानी एक प्रकार से जब ये हरित क्रांति चलाई गई तो किसानों के खेतों में, किसके खेतों में? किसानों खेतों में गेहूं और चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा देखने को मिला। क्लियर है? जब ये हरित क्रांति नहीं चलाई गई थी तो किसानों के खेतों में दोस्तों अनाज नहीं होता था, उनको किसानी करने की तकनीक नहीं मालूम थी, खेत में क्या एक प्रकार से डालना है, यूरिया डालना है, कि जो भी तत्व होता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है उनको नहीं मालूम। जब ये हरित क्रांति चलाई गई तो इन्हें हर चीज़ से जानकारी दी गई, जिसके हिसाब से ये अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग किए और अच्छे से ये अनाज को उगा के लाए। क्लियर है? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन दो फसलों पर गया? गेहूं और चावल पर। आज भी देखते हैं दोस्तों इसका प्रभाव देखने मिल ही रहा है, लोग गेहूं और चावल ज़्यादा अपने खेतों में उगाते हुए नज़र आते हैं। क्लियर है? गेहूं के उत्पादन में दोस्तों चावल यानी गेहूं के उत्पादन में चावल से अधिक था। क्लियर है? यानी गेहूं का जो उत्पादन था दोस्तों वो चावल से अधिक था इस हरित क्रांति के तहत। क्लियर है? तो ये पॉइंट दोस्तों बिल्कुल भी जानते रहिए, आपके लिए हर एक पॉइंट क्या है दोस्तों? ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आपको कब करना है? जब परीक्षा आएगा तब आप करिए और आपको जरूर से जरूर विजय प्राप्ति होगी। क्लियर है दोस्तों? और भी पॉइंट्स याद करना है। ये दो पॉइंट्स बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेट कर लिए दोस्तों। वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? जनक किसे कहा जाता है? क्लियर है? तो अगर विश्व में पूछें, कब विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछता है, कहाँ? विश्व में हरित क्रांति का अगर जनक पूछता है तो डॉक्टर बोरलॉग को बताना है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बोरलॉग हैं। क्लियर है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन है। याद हो गया है? डॉक्टर स्वामीनाथन है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल भी याद करें, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई थी। वो कौन सी क्रांति है? आइए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं। क्लियर है? तो फसलों के उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार की क्रांति चलाई गई थी। किसके उत्पादन के लिए दोस्तों? फसलों के उत्पादन के लिए अलग अलग क्रांति चलाई गई। अब वो कौन सी क्रांति चलाई गई? पहली क्रांति आपको याद रखना है हरित क्रांति। क्या याद करना है दोस्तों? हरित क्रांति 1967 में चलाई गई थी डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, बताया। तो हरित क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? खाद्यान्न उत्पादन के लिए, यानी खाने पीने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन के लिए क्रांति चलाई गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं और चावल पे देखने को मिला था। तो खाद्यान्न
उत्पादन के लिए प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी क्रांति आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति जो है किसके उत्पादन पर जोर दिया गया था? अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन। क्लियर है? तो अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी। ऐसे याद कर सकते हैं, श्वेत सफ़ेद क्या होता है? अंडा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरी क्रांति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना है, नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। अब नीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए चलाई गई थी? जल्दी सोचो सोचो बच्चों। दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन के लिए, यानी मछली, क्लियर है, मत्स्य उत्पादन के लिए चलाई गई थी। तो मछली के उत्पादन के लिए, यानी ये भी एक फार्मिंग है, मछली उत्पादन करना, मुर्गा फार्म, हाँ, अंडा उत्पादन, ये सब एक फसल की श्रेणी में आता है। क्लियर है? क्लियर है? यानी फार्मिंग होता है, लोग इससे क्या होता है? पैसा कमाते हैं। क्लियर है? भले ही मुर्गे की जान जाती, मछली की जान जाती है, लेकिन एक प्रकार से उनका व्यवसाय है। क्लियर है? तो नीली क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? मत्स्य उत्पादन के लिए। नीली मतलब एक प्रकार से नीला पानी होता है, प्रकाश जानते हैं, और नीला पानी कलर नीला ही बोलते हैं ना कुछ लोग, समुद्र का पानी नीला ही होता है। तो मत्स्य मछली कहाँ रखते हैं? पानी में, ऐसे याद कर सकते हैं। पीली क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तिलहन उत्पादन के लिए। तो पीली क्रांति किसके लिए दोस्तों? तिलहन उत्पादन के लिए। पांचवा आपको याद रखना है, कौन सा? पांचवा है दोस्तों सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो जूट और फल उत्पादन के लिए। याद हो गया? जूट और फल उत्पादन के लिए। क्लियर है? और छठा आपको याद रखना है, एक और याद रखना है, वो है गोल क्रांति। कौन सी क्रांति? गोल क्रांति। किसके लिए चलाई गई थी? आलू उत्पादन के लिए। तो ये अलग अलग समय में दोस्तों अलग अलग क्रांति चलाई गई। जैसे हरित क्रांति किसके लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन के लिए, सफ़ेद अंडा होता है, श्वेत कलर का होता है, इसलिए याद रखना। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन के लिए। नीली मतलब पानी, समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला देखने को मिलता है ना, तो नीले पानी में कौन? मछली रहती है, ऐसे याद कर सकते हैं। पीली क्रांति दोस्तों तिलहन क्रांति। पीली पीली सरसों जानते हैं ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा लोग बोते हैं अपने खेतों में। तो पीली क्रांति सरसों तिलहन उत्पादन के लिए, ऐसे याद सब करते हैं। क्लियर है? सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन के लिए। क्लियर है? सुनहरा भोजन है। गोल क्रांति दोस्तों आलू। गोल कैसे होता है? गोल कलर, गोल आकार का होता है ना आलू, ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में क्या क्या फसलें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कौन कौन सी फसलों का। तो इसको हम मिटाते हैं और अब जानेंगे दोस्तों कि भारत के राज्यों में किन किन फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो पहले हम जानेंगे सबसे ऊपर राज्य। क्लियर है? जैसे मैं एक छोटा सा प्यारा सा नक्शा टेढ़ा क्या सीधा बनाने का प्रयास करूंगा मित्रों। क्लियर? ये भारत का नक्शा है, हमारा प्यारा भारत देश हमारा। क्लियर है? तो हर एक हिंदुस्तानियों के माइंड में इस प्यारे से नक्शे को अपने माइंड में सजो कर रखना है। नक्शा चाहे जैसे हो दोस्तों, टेढ़ा हो, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं, आपने देश से प्रेम करते हैं, तो टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, नक्शा बनाना आपको आना चाहिए। क्लियर है? देखिए हमने नक्शा बनाया, उतना खास नहीं है लेकिन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जम्मू कश्मीर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य पर जम्मू कश्मीर आपको देख रहे हैं, ये है ना, इधर लद्दाख पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जानते हैं दोस्तों,
तो भारत के किस राज्य के बारे में जानेंगे हम? जम्मू कश्मीर। लिखने में कोई अगर त्रुटि होती है क्षमा चाहते हैं। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में क्या फसल सबसे ज़्यादा होती है? कौन सी फसल? तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि केसर दोस्तों सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। क्लियर है? या केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर दोस्तों हम चलेंगे उत्तर प्रदेश। आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ये क्लियर, यहीं पे उत्तर प्रदेश है यानी यूपी है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में चलते हैं हम लोग, यानी यूपी के बारे में। हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 4 फसल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? दूध भी एक प्रकार से फसल की श्रेणी में बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, लेकिन दूध फसल नहीं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। एक याद रखना, गेहूँ, गन्ना, आलू। कौन कौन से दोस्तों? गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, गन्ना भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और तीसरा दोस्तों आलू उत्पादन के भी मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। कौन कौन से? गेहूँ, गन्ना, आलू। और एक है दोस्तों दूध उत्पादन में। दूध है उत्पादन में भी यूपी जो है अपना सबसे आगे है। तो गेहूँ उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों अव्वल नंबर पे है, यानी नंबर 1 नंबर पे आता है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अब हम चलते हैं दोस्तों असम। तो असम यही क्षेत्र पाया जाता है ना, यही है असम। तो यहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो असम में दोस्तों चाय, दार्जिलिंग की चाय सुने हैं ना, तो चाय दोस्तों सबसे ज़्यादा असम में होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों चाय असम में ही होता है। क्लियर है? तो असम वैसे भी आप बचपन से पढ़ते चले आए होंगे, असम में दोस्तों चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? दोस्तों चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यही है ना, पीबी माने पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या फसल सबसे ज़्यादा होता है? आइए हम इसके भी बारे में अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जूट उत्पादन में। तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। तो किसके उत्पादन में? जूट। और दूसरा आपको चावल, यानी चावल भी दोस्तों पश्चिम बंगाल उत्पादन के क्षेत्र में आगे है। तो जूट और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ बीच में पड़ता है, हाँ, यानी एमपी माने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में क्या क्या फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं? इसको मिटाते हैं और एमपी यहाँ लिखते हैं। एमपी माने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश दोस्तों सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना। क्या? पहला सोयाबीन, दलहन, तिलहन, क्लियर है, चना एवं कुल दाल। चना भी है और कुल दाल मतलब दाल में जितने भी आते हैं वो सभी के उत्पादन में दोस्तों कौन सा? एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश दोस्तों सोयाबीन लिखे हैं, दलहन, तिलहन, चना और कुल दालों की जितनी भी दालें होती हैं उसके उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे आगे है। क्लियर है? तो पॉइंट समझ में अब आपको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसके नीचे क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। क्लियर है? महाराष्ट्र में क्या क्या फसल सबसे ज़्यादा होती है? आइए इसके भी बारे में हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र को हम शॉर्टकट में MH लिखेंगे। क्लियर है? महाराष्ट्र में दोस्तों याद रखना है प्याज, नासिक की प्याज आप लोग देखते होंगे अगर मंडी वगैरह जाते होंगे। तो प्याज, अरहर, अंगूर, आम याद रखना। क्या? प्याज, अरहर, अंगूर, आम,
इन 4 फसलों के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र दोस्तों यानी यमएच जो है प्याज, अरहर, अंगूर, आम के उत्पादन में सबसे आगे है। तो प्याज, अरहर, अंगूर, आम के उत्पादन सबसे आगे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश। और केसर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? जल्दी से बताइए। जम्मू कश्मीर। क्लियर है। चाय के उत्पादन में असम, जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चावल के उत्पादन दोस्तों पश्चिम बंगाल, चना के उत्पादन सबसे ज़्यादा चना किस राज्य में होता है? तो बताइए लिसे बाबू, कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्लियर है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। दलहन मध्य प्रदेश, जितनी भी दालें हैं सब मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अब प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, अंगूर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। ऐसे 2 4 6 बार अपने माइंड में सेट कर लो और बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? तो ये गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। तो चलिए गुजरात में देखते हैं कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा होती हैं। क्लियर है। गुजरात। क्लियर है। गुजरात में दोस्तों सबसे ज़्यादा फसल जो होता है कपास और दूसरे स्थान पे मूंगफली। तो प्रश्न बनते हैं कि कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो गुजरात। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो भी है गुजरात। तो गुजरात किन किन फसलों के उत्पादन में सबसे आगे है? तो कपास और मूंगफली। गुजरात के जस्ट ऊपर में पड़ता है दोस्तों राजस्थान। तो यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है? राजस्थान। क्लियर है। तो राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती हैं? एक फसल आपको याद रखना है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों की फसल होती है। ये वही सरसों है जिसके तेल से हम लोग अपने घर में क्या बनाते हैं? सब्जियां बनाते हैं, पकौड़े तलते हैं। क्लियर है। बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। तो दोस्तों राजस्थान जो राज्य है वो सरसों के उत्पादन में दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये भी पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट राज्य हम जानेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बाद देखो यहाँ पर उड़ीसा आता है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हम लिखते हैं, तो फिर तमिलनाडु लिख लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या फसल होती है आइए हम लोग जानते हैं। पहले आंध्र प्रदेश हेडिंग डाल देते हैं। क्लियर है। और हर एक पॉइंट को दोस्तों अपने नोटबुक में उतारते रहिए क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। आपके लिए नहीं, सबके लिए बन सकता है। क्लियर है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो हल्दी, तंबाकू और मक्का। तो हल्दी, तंबाकू, मक्का। क्या? हल्दी, तंबाकू और मक्का। क्लियर है। इन तीनों के उत्पादन दोस्तों आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा होती है? एक हल्दी याद रखना है, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है दोस्तों मक्का। उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछता है किसके बारे में? तंबाकू के बारे में। किसके बारे में पूछता है? तंबाकू। यहाँ प्रश्न यह पूछता है तंबाकू के पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या? तंबाकू के पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं क्यूरिन कहते हैं। क्लियर है। तो तंबाकू के पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिन कहते हैं। पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। तो मक्का, तंबाकू और हल्दी उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। आइए नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं। यहाँ पड़ता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की तरफ चलते हैं। तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे प्रश्न पूछता है कैसे कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तो चाय का उत्पादन होता है, जानते रहिए।
तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो किसने बोला है दोस्तों? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। दक्षिण भारत मतलब ये इसकी नीचे वाला पॉइंट। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? वो है दोस्तों तमिलनाडु बताना है, ना कि आप चले जाइए असम में। किसको बताना है? तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय तमिलनाडु, और पूरे भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? असम की चाय, असम में। क्लियर है? पॉइंट कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भी भूलेंगे, नहीं भूलना चाहिए। आइए दोस्तों अब चलते हैं केरल के बारे में। ये केरल वही है जहाँ पर इडुक्की बांध है। क्लियर है? तो इडुक्की बांध कहाँ है? केरल में है। केरल में दोस्तों कौन कौन सी फसलें एक नंबर पे उगाई जाती हैं? याद रखे रहना, 2, 3, 4, 5 फसलों के नाम याद रखना है। एक प्राकृतिक रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य? केरल जो है सबसे आगे है। दूसरा आपको याद रखना है गरम मसाले। क्लियर है? गरम मसाले जिसका भोजन बनता है। क्लियर है? तो गरम मसाले। फिर दूसरे स्थान पे दोस्तों, तीसरे स्थान पे काजू याद रखना है। क्लियर है? चौथे स्थान में नारियल। कौन सा? नारियल। और पांचवें स्थान पर दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च। तो प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च के उत्पादन दोस्तों केरल राज्य सबसे आगे है। क्लियर है? तो केरल राज्य सबसे आगे, प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च के उत्पादन सबसे आगे है। आइए दोस्तों अब चलते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक ऊपर ही है, जानते ही हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। क्लियर है? ये वही कर्नाटक है जहाँ पर अलमाटी बांध है। क्लियर है? अलमाटी बांध कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है? किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में कौन कौन से फसलें सबसे आगे हैं, इसके बारे में हम लोग चलते हैं और जानते हैं। पहली फसल आपको याद रखना है क्या? कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम। क्या? कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम। रेशम के उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक जो है सबसे आगे राज्य है। क्लियर है? तो रेशम के उत्पादन सबसे आगे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। सनफ्लावर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? कर्नाटक। कॉफ़ी के उत्पादन सबसे आगे कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। क्लियर है? दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद करना है। वो पॉइंट क्या है? कुर्ग। पूछता है कुर्ग क्या है। क्लियर है? तो आप यही याद करना है कि कुर्ग जिले में, कहाँ? कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है। प्रश्न यही पूछ सकता है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में कहाँ पैदा होती है? कुर्ग जिले में, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में होता है। तो कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक ज़्यादा पैदा होती है। और कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र ये पूछ सकता है, कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो ये कुर्ग जिले में ही स्थित है। क्लियर है? तो पॉइंट अब आपके माइंड में हर एक पॉइंट आ गया होगा। सरसों उत्पादन में कौन सा राज्य है? गुजरात। काली मिर्च के उत्पादन दोस्तों केरल। और तंबाकू के उत्पादन में जल्दी बताइए, आंध्र प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। चाय के उत्पादन में असम। दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होता है? तमिलनाडु। गरम मसाला केरल। मूंगफली गुजरात राज्य में। गेहूं बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में। केसर जल्दी बताइए जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। क्लियर है?
तो इस तरीके से हर एक पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबूजी। क्लियर है? आइए और भी पॉइंट समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं और पॉइंट्स के बारे में। यहाँ दोस्तों पूछता है कि IR20 क्या है, ये पूछता है। IR20 क्या है? तो IR20 दोस्तों चावल की अधिक उत्पादन होने वाली एक किस्म है। तो क्या है दोस्तों? चावल की अधिक उत्पादन करने वाली एक किस्म है, एक किस्म है। तो चावल के अधिक उत्पादन करने वाली किस्म जो है IR20 है। भारत में चावल की खेती दोस्तों उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितना 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां पर वर्षा होती है वहां पर किसकी खेती की जाती है? धान अर्थात चावल की खेती की जाती है। देखते हैं ना, चावल दोस्तों धान कब बोते हैं? जब बरसात होती, खूब ज़्यादा बरसात होने लगता है ना, तो तभी बोते हैं ना। तो चावल की खेती सबसे अधिक है कहाँ करते हैं? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर। चावल को उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों अन्य खाद्य फसलों की तुलना में ज़्यादा होता है, प्रकाश जानते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल पाई जाती हैं, ये भी जानते रहिएगा। समय थोड़ा ओवर हो रहा है, 10-5 मिनट आगे जाएगा तो आप लोग थोड़ा, तो चलिए पूरा मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। क्लियर है? क्योंकि जगह बननी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको 3 सीजन को याद रखना है। वो सीजन क्या है? रबी की फसल, खरीफ की फसल और नगदी फसल। कौन कौन सी फसल दोस्तों? रबी की फसल। दूसरा क्या है? खरीफ की फसल। तीसरा है दोस्तों नगदी फसल, जो नगद आपको पैसा देके जाए, नगदी फसल। दोस्तों इससे पूछता है रबी की फसल बोई कब जाती है और काटी कब जाती है। तो रबी की फसल ऐसे याद कर सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होती है दोस्तों? बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है? इसकी कटाई की जाती है, काट ली जाती है। क्लियर है? तो कटाई कब होती है रबी की फसल की? मार्च अप्रैल में। अब कौन कौन सी फसलें आती हैं दोस्तों? यदि आप किसान के घर से आते हैं, खेती बाड़ी करते होंगे तो जान गए होंगे कि अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है। चलिए बताओ बाबूजी। अक्टूबर नवंबर में दोस्तों गेहूँ बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, मटर बोया जाता है, चना बोया जाता है। याद रखिएगा कौन कौन से? गेहूँ, सरसों, मटर और चना। तो अक्टूबर नवंबर महीने में लोग बो देते हैं अपने खेतों में गेहूँ, सरसों, मटर, चना। ये क्या है? रबी की फसल है। तो याद हो गया है। अब जानते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है। जनवरी में बोल रहा हूँ, तो जून और जुलाई। देखते हैं ना, भारी वर्षा होती है तो लोग अपने खेतों में क्या बेहन डाल देते हैं ना, बेहन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहन जब बड़ा हो जाता है उसको उखाड़ के अपने खेतों में लगाते हैं। क्लियर है? तो जून जुलाई में बोई जाती है कौन सी? खरीफ की फसल। क्लियर है? बोई जाती है। और कब काटी जाती है खरीफ वाली फसल? जल्दी बताओ भाई। अक्टूबर नवंबर में, यानी जब इसको काटते हैं तुरंत क्या होता है? गेहूँ बो देते हैं ना। तो अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाती है? इसको काट लेते हैं, कटाई होती है, ऐसे मान सकते हैं। अब खरीफ की फसल में आपके माइंड में हो जाता है कि जून जुलाई में कौन सी फसल बोते हैं? भाई धान। क्लियर है? वही चावल जिसे बोलते हैं ठेठ भाषा में। तो चावल, सोयाबीन, ज्वार। क्लियर है? याद रख लो, चावल, दूसरा है सोयाबीन। क्लियर है? तीसरा याद रखना है ज्वार,
बाजरा, क्लियर है, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, ये सब बोते हैं, गन्ना, कपास, क्लियर है, मक्का भी लोग बोते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो खरीफ की फसल चावल, सोयाबीन, ज्वार, गन्ना, कपास, मक्का है, क्लियर है। ये 3 अक्षर वाले दोस्तों वो क्या होते हैं, खरीफ फसल। देख रहे हैं चावल में 3 अक्षर, सोयाबीन, ज्वार, हाँ ये चीज़ ऐसे कुछ डिनोट कर लीजिए। नगदी फसल की बात करते हैं जो उसको नगद पैसा देंगे, जैसे तंबाकू की खेती करते हैं तो ये आपको नगद आपके हाथ में पैसा देके जाएगा। खीरा का कड़ी होता है, क्लियर है। और दोस्तों गरम मसाले की खेती करते हैं, गरम मसाले, तो ये भी क्या है, नगदी फसल की श्रेणी में ही आता है। रबड़ की खेती होती है, क्लियर है। और दोस्तों नगदी फसलों के और भी फसल आते हैं जो आपको नगद पैसे आपके हाथों में देके जाते हैं। तो ये पॉइंट्स जानते रहिएगा, हालांकि और भी हम कल पॉइंट जानेंगे, मतलब और भी पॉइंट्स हैं इसमें। समय ऊपर हो रहा है और बताते चलिए दोस्तों। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना दोस्तों। वीडियो कैसे हुई, वीडियो को सामने लाइक बटन जरूर दाब दीजिएगा, इससे मनोबल बढ़ता है। कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।